मॉर्निंग लिसनर्स। BPCC 133 दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को में ब्लॉक 1 के यूनिट 1 को आगे हम कंटिन्यू करते हुए पहले हमने ये देखा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उनका क्या नेचर है और कौन कौन से मॉडल्स देखे हमने कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में जिन्होंने एक्सप्लेन किया अपने तरीके से कि वो किस तरीके से एबनॉर्मेलिटी को डिफ़ाइन करते हैं। उसके साथ साथ हमने हिस्ट्री भी देखा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जो हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कई सारे हमने जो अप्रोचेस देखे जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करते थे। तो पिछले लेक्चर में हमने इन चीज़ों को कवर किया था। आज हम ये देखेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के क्या क्या कॉज है, क्या क्या कॉजेस फैक्टर है, उनका हम असेसमेंट कैसे करते हैं और कितने तरीके के असेसमेंट हैं। हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कैसे कैसे हम पहचानेंगे कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसका ये सिम्टम है, तो इसके लिए असेसमेंट प्रोसीजर क्या होगा और क्या कुछ एथिक्स है जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते समय हमें देखने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम कॉजेज़ देखें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कि उनके क्या-क्या कॉजेज़ हैं, तो कॉजेज़ को देखने के लिए हमें जो है वो 3 चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले ये देखने की ज़रूरी है कि नेसेसरी कॉज़, सफिशिएंट कॉज़ और कंट्रीब्यूटर कॉज़ क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या अंतर है। कि हम नेसेसरी कॉज़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम सफिशिएंट कॉज़ क्या होते हैं और द कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़ जो है वो क्या होते हैं, उन तीनों के बीच में क्या अंतर है। उसके बाद एबनॉर्मल बिहेवियर में हम जो है वो फीडबैक और सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करेंगे, ये भी कॉजेस के अंदर आते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है डायस्टिसिस टेस्ट मॉडल का जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर का जो है मेन कॉज कहाँ से आ रहा है। अगर किसी को स्ट्रेस है तो ये मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है, तो इसको भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो नेसेसरी कॉज, सफिशिएंट कॉज और कंट्रीब्यूटर कॉज में क्या डिफरेंस है और ये क्या होता है। तो नेसेसरी कॉज वो कॉजेज होते हैं जो कि किसी भी डिसऑर्डर के होने के लिए बहुत ज़रूरी कंडीशंस हैं। यानी अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर ये है। तो ये ऐसे कंडीशंस होती हैं जो कि डिसऑर्डर के होने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और कभी-कभी कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके नेसेसरी कॉज जो है वो हमें नहीं मिल पाते हैं, तो हमें उनके कॉज को क्या होता है कि हम आगे कंटिन्यू करके सर्च करते रहते हैं कि आखिर इस डिसऑर्डर का नेसेसरी कॉज क्या है। लेकिन जो नेसेसरी कॉज है वो ऐसी कंडीशन है जो कि किसी भी डिसऑर्डर के होने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब अगर हम सफिशिएंट कॉज के बारे में बात करें कि सफिशिएंट कॉज क्या है, तो सफिशिएंट कॉज जो ऐसे डिसऑर्डर है जो कि गारंटी देता है कि ये डिसऑर्डर इसकी वजह से होगा ही होगा। तो सफिशिएंट कॉज ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो है वो नेसेसरी कॉज हो जाए, लेकिन सफिशिएंट कॉज जो है वो का मतलब ये हुआ कि ये गारंटी देगा कि ये डिसऑर्डर के होने के चांसेस इससे हो सकते हैं, वो सफिशिएंट कॉज है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम ये देखें उदाहरण के रूप में कि जो होपलेसनेस है, यानी जो जब आशा नहीं रह जाती हमें किसी चीज़ की, तो होपलेसनेस एक कॉज है डिप्रेशन के लिए। लेकिन होपलेसनेस के अलावा भी कई सारे कॉज हैं जो कि डिप्रेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे जो होपलेसनेस है एक सफिशिएंट कॉज हो गया कि ये जो ऐसी कंडीशन है कि ये गारंटी दे सकता है कि ये डिप्रेशन इससे हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी कॉज हमारे लिए नहीं है क्योंकि डिप्रेशन होने के कई और भी कारक हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। तो सफिशिएंट कॉज क्या है कि ये ऐसी कंडीशन है जो कि डिसऑर्डर के होने की गारंटी देता है और ये ज़रूरी नहीं है कि सफिशिएंट कॉज हमारा नेसेसरी कॉज हो ही। उसके बाद है कंट्रीब्यूटरी कॉज। कंट्रीब्यूटरी कॉज वो कॉज होते हैं जो कि किसी भी डिसऑर्डर की इंक्रीज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे कि ये तो ना ही सफिशिएंट कॉज होते हैं और ना ही ये आपके नेसेसरी कॉज होते हैं, लेकिन ये ऐसी कंडीशन है जो कि डिसऑर्डर के डेवलप होने की जो प्रोबेबिलिटी है कि इसकी वजह से डिसऑर्डर हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि डिवोर्स जो है वो डिप्रेशन का एक कंट्रीब्यूटरी कॉज है, कंट्रीब्यूटरी कॉज है, ये मतलब कि ये इंक्रीज कर सकता है प्रोबेबिलिटी को कि अगर डिवोर्स होगा तो मे बी शायद डिप्रेशन हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है और ना ही ये सफिशिएंट कॉज है उस डिप्रेशन के लिए। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जो कि ज़रूरी है कि सबसे पहला नेसेसरी कॉज जो
कि हमारी ऐसी कंडीशन जिसका होना ही होना ज़रूरी है किसी भी डिसऑर्डर को कहलाने के लिए, और सफिशिएंट कॉज़ जो कि गारंटी देता है इस किसी भी डिसऑर्डर के अकर होने के लिए, लेकिन वो नेसेसरी कॉज़ नहीं होता, जैसे कि आपको अभी होपलेसनेस का उदाहरण बताया था। और कंट्रीब्यूटरी कॉज़ वो कॉज़ है जो कि आपके प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ तो कर देते हैं किसी डिसऑर्डर की, लेकिन ना ही ये सफिशिएंट कॉज़ होते हैं और ना ही ये जो है हमारे आपके नेसेसरी कॉज़ होते हैं। अब इन कॉजेज़ को, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनके कॉजेज़ को हमने टाइम फ्रेम के यानी समय के अनुसार भी हमने उनको डिफरेंशिएट किया है, उनका उनमें अंतर किया है। तो सबसे पहला है जैसे कि डिस्टल कॉजल फैक्टर्स। तो डिस्टल फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि लाइफ में हमारे शुरुआत में तो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनका इफ़ेक्ट हमें आगे की ज़िंदगी में भी हमें दिखाई दे। तो ऐसे कॉजेज़ जो कि शुरुआत में हमें दिखाई देंगे, अर्ली कॉजेज़ हैं, ये हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हम कह सकते हैं कि ये आगे जाकर के भी हमें दिखाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि किसी की डेथ हुई है, किसी लव्ड वन की डेथ हुई है, तो उससे जो है क्या हो सकता है कि शुरुआत में ही में हमें उसका इफ़ेक्ट दिखाई दे, लेकिन आगे जाकर के ये अडल्टहुड में भी डिप्रेशन का कारण बने, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो डिस्टल कॉज़ल फैक्टर्स जो होते हैं, जो कि लाइफ़ के बहुत शुरुआत में ही हमें जो है अकर हो जाते हैं, लेकिन इनका इफ़ेक्ट जो है हमें बहुत सालों तक नहीं दिखाई देता है। प्रॉक्सिमल कॉजल फैक्टर्स जो है ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी डिसऑर्डर के या जो भी डिसऑर्डर है उसके लक्षण होने से पहले ही हमें ये कुछ दिखाई देने लग जाते हैं शुरुआत में ही। और ये जो कंडीशंस हैं ये प्रूव करती हैं कि किसी भी डिसऑर्डर के ट्रिगर होने यानी उसकी शुरुआत होने से पहले हमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं जो कि उस डिसऑर्डर के आगे हमें वो काम आते हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉजल फैक्टर। तो प्रॉक्सिमल कॉजल फैक्टर एंड द डिस्टल कॉजल फैक्टर्स ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनको हमने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रखा है। प्रॉक्सिमिटी जैसे नाम से ही लग रहा है कि बिल्कुल समीप में। तो समीप का मतलब हुआ कि जैसे ही किसी डिसऑर्डर का में कोई डिसऑर्डर का अकर होना है, उसका सिम्टम अकर होना है, तो उससे पहले कुछ हमें क्या होगा, कुछ ऐसे फैक्टर्स हमें दिखाई देने लग जाएंगे उस डिसऑर्डर के लिए। इसी तरीके से ये डिस्टल कॉजल फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि लाइफ में बहुत अर्ली हमें दिखाई दे जाते हैं, लेकिन आगे जाकर के इनका इफेक्ट हमारी लाइफ में हमें उतना नहीं दिखाई देता है। उसके बाद एक और है दैट इज री इन्फोर्सिंग कॉज। तो ये जो है किसी भी हम कह सकते हैं कि जो बिहेवियर है उसके मालअडैप्टिव बिहेवियर को कह सकते हैं कि मेंटेन करने के लिए जो है ये कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये उस बिहेवियर को री इन्फोर्स कर रहे होते हैं, उसको जो है वो बाधित कर रहे थे कि ऐसा फैक्टर हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स जो है अपने चाइल्ड की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, उनको पैम्परिंग करते हैं, तो इससे हो सकता है कि बच्चे में इलनेस हो जाए। ठीक है, बच्चा बीमार पड़ जाए, क्यों? क्योंकि वो अपने आप से कोई भी चीज़ जो है नहीं कर पा रहा है। तो ये रीइंफोर्सिंग कॉज है जो कि बिहेवियर के जो कि कोई भी मालअडैप्टिव बिहेवियर है जो कि ऑलरेडी हो चुका है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। जैसे कि अभी आपको उदाहरण में बताया कि अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे की बहुत पैम्परिंग कर रहे हैं तो उससे क्या हो सकता है कि बच्चे में बीमारी हो सकती है। तो ये हो गए हमारे जो है कॉजेज साइकोलॉजिकल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमने 3 तरीके से जो है वो कॉजेज को, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कॉजेज को बताया है, जिसमें पहला हो गया डिस्टल कॉजल फैक्टर्स, प्रॉक्सिमल कॉजल फैक्टर्स एंड हमारा रीइंफोर्सिंग कॉजल फैक्टर्स, जो कि किसी भी मालअडैप्टिव बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, जो कि पहले ही हो चुका है, उसके लिए ज़रूरी होता है। अब जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, ये बेसिकली एबनॉर्मल बिहेवियर हमारा सर्कुलेटरी एबनॉर्मल फीडबैक भी हम इसमें देखते हैं कि फीडबैक और सर्कुलेटरी एबनॉर्मल बिहेवियर भी कॉज हो जाता है कभी कभी किसी भी डिसऑर्डर की। तो जो एबनॉर्मल बिहेवियर है वो कोई एक लीनियर मॉडल फॉलो नहीं करता है कि एक ही दिशा में वो चल रहा है, कि उसका एक ही कॉज है, उसका एक ही इफेक्ट है। कभी कभी ये डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए कि इसमें कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। इसीलिए जब हम उस किसी भी चीज़ का फीडबैक आता है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो कॉज था वो में भी इफेक्ट हो जाए, जो इफेक्ट था वो में भी कॉज हो जाए। एक सर्कुलेटली आप कह सकते हैं कि उसमें चल रहा है जो कि उसको डिफाइन करता है। तो जैसे अगर हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, कोई स्पाउस, 2 कपल है, उनमें से एक कपल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्रिंक कर रहा है, तो हो सकता है कि पार्टनर उसको रिजेक्ट कर दे। ठीक है, लेकिन ये भी ज़रूरी हो सकता है कि
कि जो रिजेक्शन है पार्टनर का वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग की तरफ भी ले जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके से हो गया। अगर कोई ड्रिंक कर रहा है तो पार्टनर उसको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है? कि ड्रिंक करने की वजह से रिजेक्शन हुआ। ये भी हो सकता है कि रिजेक्शन पहले ही हो गया, उसके बाद वो ड्रिंक कर रहा है। तो यहाँ पर इस यही चीज़ को बताने की कोशिश की गई है कि जो एब्नॉर्मल बिहेवियर होता है वो कोई भी एक लीनियर मॉडल को फॉलो नहीं करता कि हम कह सकते हैं कि यही पर्टिकुलर कॉज है और यही पर्टिकुलर इफेक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि जो फीडबैक आता है या कोई जो सर्कुलेटरी बिहेवियर कोई आता है उसके बेसिस पे भी हम कॉज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि इफेक्ट कॉज हो जाता है और कॉज हमारा इफेक्ट हो जाता है, जैसे कि अभी इस उपयुक्त उदाहरण में आपको बताया गया कि रिजेक्शन की वजह से भी ड्रिंकिंग हो सकती है और ड्रिंकिंग की वजह से भी क्या हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है स्पाउस के बीच में। तो ये था कि द प्रॉब्लम ऑफ फीडबैक एंड सर्कुलेटली इन द एबनॉर्मल बिहेवियर, कि इस वजह से भी हमें एबनॉर्मल बिहेवियर को हम बहुत उसको एक उसके कॉज को हम बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है डायसिस स्ट्रेस मॉडल। ये बहुत ही एक अच्छा मॉडल है जिसको कि एक्सप्लेन किया गया है। तो जो डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल है ये एक साइकोलॉजिकल थियरी है जो कि एक्सप्लेन करती है कि बिहेवियर जो हमारा कोई भी बिहेवियर हमारा जो होता है उसमें दोनों फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स और दूसरे हमारे होते हैं लाइफ एक्सपीरियंसेस यानी हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये मॉडल जो ये बता रहा है कि अगर कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन से हो सकता है, कि मे बी जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो क्योंकि जो हमारे जैविक कारक है, और साथ ही साथ जो हमारी अर्ली लर्निंग है, जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी वजह से भी हमें क्या हो सकता है, हमारा बिहेवियर एबनॉर्मल हो सकता है अगर वो बहुत ही हमारे लिए आघातपूर्ण रहा हो। तो डायसिसिस जो है वो डिसऑर्डर्स को डेवलप करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक फैक्टर की तरह काम करता है, और इसको हम बायोलॉजिकल, साइकोसोशल और सोशियो कल्चरल कॉजल फैक्टर्स से भी हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्योंकि स्ट्रेस एक हमारा रिस्पॉन्स है किसी भी प्रेशर की तरफ जहाँ जहाँ पे हमारे साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तो इस मॉडल में ये भी बताया गया है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो हमारे कई सारे फैक्टर्स अगर हमारे हो रहा है और अगर हम उसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो भी हम क्या हो सकता है कि हम एबनॉर्मेलिटी की तरफ हम क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो डायसिस स्ट्रेस मॉडल बेसिकली अगर इसका सार देखा जाए तो वो यही कहता है कि जो भी कोई बिहेवियर है उसके लिए दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। एक तो रिस्पॉन्सिबल है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो उन्होंने ये कहा कि ये मॉडल ये भी एज्यूम करता है, ये भी बताता है कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट का स्ट्रेस है, जो कई सारे, क्योंकि हमारे स्ट्रेसेस बहुत सारे होते हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है, तो वो भी हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो है इसमें बताने की कोशिश करता है। तो ये था कॉजेज ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की क्या क्या मेन कॉजेज हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा नेसेसरी कॉज, सफिशिएंट कॉज एंड द कंट्रीब्यूट कॉज। उसके बाद उसको हमने टाइम फैक्टर के बेसिस पर भी डिफाइन किया है। तो टाइम फैक्टर फ्रेम के बेसिस पर हमने कहा कि एक हमारे कॉज हो गया डिस्टल कॉजल फैक्टर्स और दूसरा हो गया हमारा डेट इज द प्रॉक्सिमल कॉजल फैक्टर्स, एंड एक हो गया हमारा डेट इज द रीइंफोर्सिंग कॉजल फैक्टर्स। 3 तरीके से हमने उसको ये भी डिफाइन किया। उसके बाद जो फीडबैक थ्योरी है वो ये बोलती है, या सर्कुलेटरी बिहेवियर ये बोलता है कि जो कॉज है वो इफेक्ट हो सकता है, जो इफेक्ट है वो कॉज हो सकता है। यानी कोई भी एक सिंपल लीनियर मॉडल जो है हम एबनॉर्मल बिहेवियर में डिफाइन नहीं कर सकते। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि हमने कहा कि केवल एक ही कॉज के बेसिस पर ये पर्टिकुलर बिहेवियर हो रहा है, तो ऐसा हम इसको नहीं कह सकते हैं। उसके बाद डायथिसिस स्ट्रेस मॉडल है वो ये बताता है कि जो उसके कॉज हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर के, वो जैविक भी हो सकते हैं और हमारे एनवायरमेंटल यानी हमारा जो वातावरण है उसके अनुसार भी हमारा जो है ये फैक्टर उस पर काम कर सकता है। दूसरी बात उन्होंने स्ट्रेस के बेसिस पे बताया, क्योंकि स्ट्रेस एक हमारा रिस्पांस है किसी भी साइकोलॉजिकल प्रेशर के लिए। तो और जब हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कम हो जाते हैं और हम इस प्रेशर को कम नहीं कर पा रहे होते हैं तो हम स्ट्रेस के उसमें आते हैं। एंड स्ट्रेस जो है ये कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू भी होता है, तो जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि जरूरी है। तो ये जो है डायसिस मॉडल, ये ड्राइव हो सकता है बायोलॉजिकल फैक्टर से, साइकोसोशल फैक्टर से और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। कई सारे कॉजेस फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को किस तरीके से असेस करेंगे।
तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करने की ज़रूरत है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होते हैं। तो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं वो एक प्रोसीजर होता है जो कि क्लिनिशियन यानी जो कर रहा है असेसमेंट वो उसको यूज़ करते हैं किसी भी डिसऑर्डर को टेस्ट करने के लिए। इसमें कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ किया जाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ किया जाता है, इंटरव्यूज़ को किया जाता है और एक समरी बनाई जाती है क्लाइंट की, उसके सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स क्या है किसी भी पर्टिकुलर डिसऑर्डर को लेकर के। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल असेसमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है जो डिफाइन करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्लिनिकल डायग्नोसिस, कि क्लिनिकल डायग्नोसिस का क्या मतलब हुआ। तो जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पर क्लिनिशियन जो है एक पेशेंट की समरी को क्या करते हैं, बनाते हैं उनको चेक करके और ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, और उनको डिफाइन करते हैं DSM-5 और ICD-10 के अकॉर्डिंग, जो कि हमने पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन मेथड पढ़ा था, जिसको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको जाकर आगे जाकर के उसको पब्लिश करता है ICD-10 और DSM को लेकर के। तो इस तरीके से जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस भी एक प्रोसीजर है जहाँ पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को असेसमेंट किया जाता है, जहाँ पर क्लिनिशियन जो है वो एक जनरल समरी पेशेंट की क्या है क्लासिफिकेशन के बेसिस पर उसको डिफाइन करते हैं, उनके सिम्टम्स को डिफाइन करते हैं, जिसको कि आगे जाकर के ICD और WHO या DSM जो है वो उसको पब्लिश करने की कोशिश करता है। अब जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है इसमें क्लिनिकल असेसमेंट भी देखा जाता है। इसको डिफाइन किया गया है कि जब हम किसी भी पर्सन के जो है उसकी सिचुएशन को हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद उसके इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं कि आखिर में क्या निकल कर आया, तो इसको हम लोग कहते हैं क्लिनिकल असेसमेंट। तो बेसिक एलिमेंट जो असेसमेंट में है वो ये देखने को मिलता है कि क्या क्या है। एक है डायग्नोसिस। सबसे पहले है कि किसी भी डिसऑर्डर को या किसी भी पेशेंट को अगर आप असेस कर रहा है क्लिनिशियन, तो सबसे पहले वो डायग्नोसिस करेगा कि उसकी प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है और उसको सेवरल रीजंस उसको क्लासिफाई करने के उसके विभिन्न रीजंस को आइडेंटिफाई करेगा। अब ये रीजंस क्या हो सकते हैं? मेडिको लीगल केसेस हो सकते हैं कि में रिक्वायर कि ये ज़रूरी है। ये जो डायग्नोसिस है ये क्या करता है कि आपके ट्रीटमेंट को प्लान और मैनेज करने में आसानी देता है। उसके बाद अगर हम डायग्नोसिस पहले ही कर लेते हैं तो ये हमें हेल्प करता है कि हम जो भी फैसिलिटीज़ है जो कि ज़रूरत है वो हम उसको प्रोवाइड कर सकें पेशेंट को। उसके बाद उसकी एक हिस्ट्री हमें मिल जाती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है उस पेशेंट की हिस्ट्री की, कि उसका क्या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, उसकी क्या पर्सनैलिटी किस तरीके की है, ये हमें उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है। उसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल जाता है, उसके ऊपर क्या-क्या एनवायरमेंटल प्रेशर रहा है, क्या रिसोर्सेज़ रहे हैं, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। और साथ ही साथ पर्सन को एक क्लिनिशियन को अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि जो कि उसको क्लिनिक या उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो डायग्नोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के असेसमेंट के लिए। ये पहला स्टेप है कि आपने जो है उसकी प्रेजेंट प्रॉब्लम को एडिक्वेटली जो है वो क्लासीफाई किया फॉर द सेवरल रीजंस के, कि क्या इसका रीज़न मेडिको लीगल केसेस में इसकी ज़रूरत है या नहीं है, किस तरीके से हम इसके ट्रीटमेंट को प्लान करेंगे, मैनेज करेंगे, किस तरीके से इसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करेंगे, प्रोवाइड करेंगे कि क्या-क्या फैसिलिटीज़ इसको चाहिए। इसकी सोशल हिस्ट्री हमें फाइंड आउट हो जाएगी, इसके पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल जाएगा, एनवायरमेंटल प्रेशर के बारे में पता चल जाएगा और जो है साथ ही साथ हमें हेल्प मिल जाएगी कि अंडरस्टैंडिंग द डिसऑर्डर कि कहाँ से ये जो डिसऑर्डर है वो आ रहा है इस पेशेंट के अंदर। तो ये था डायग्नोसिस। उसके बाद साथ ही साथ हमें पर्सनैलिटी फैक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा कि इसके पर्सनैलिटी कैरेक्टर्स लॉन्ग टर्म क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता चल जाएगा कि एनवायरमेंटल डिमांड्स क्या हैं इनके ऊपर, इनको कैसा सपोर्ट मिल रहा है, क्या-क्या इनके ऊपर सोशल स्ट्रेसर्स हैं जो कि पर्सन की लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें इन डायग्नोसिस के थ्रू हमें इन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो सबसे पहला हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिक एलिमेंट है किसी भी क्लिनिकल असेसमेंट में या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में, तो वो है कि हम सबसे पहले डायग्नोसिस को क्या करें, फॉलो करें। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम उसके पर्सनैलिटी फैक्टर्स को, उसके सोशल फैक्टर्स को, सोशल कॉन्टेक्स्ट को हम क्या करें, आइडेंटिफाई करें। अब कार्सन, मिनिका और बुचर और हुले ने 2013 में जो है वो कुछ फैक्टर्स को बताया कि जो असेसमेंट प्रोसीजर को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं
उस पे किसी भी प्रोसीजर को। तो सबसे पहला है जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है असेसमेंट के दौरान, वो है क्लिनिशियन का प्रोफेशनल ओरिएंटेशन। अगर मान लीजिए कोई भी क्लिनिशियन है, उसका जो प्रोफेशनल ओरिएंटेशन है, जैसे कि एक साइकियाट्रिस्ट है, तो वो बेसिकली बायोलॉजिकल असेसमेंट मेथड्स पे ही ज़्यादा क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसका ये बहुत ज़रूरी है। और एक क्लाइंट के साथ जो हम ट्रस्ट डेवलप करते हैं, जो रैपो है, वो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि अगर क्लाइंट और क्लिनिशियन के बीच में, यानी जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा हो, जो क्लाइंट के बीच में अगर ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा और रैपो नहीं बनेगा, दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, तो किसी भी तरीके से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हेल्प नहीं मिलेगा। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी असेसमेंट प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तो ये इफ़ेक्ट हो जाता है, डिसऑर्डर जो है हमारा, उस तरीके से हम उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी टूल हम यूज़ कर रहे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने में, कोई भी मेथड हम या असेसमेंट प्रोसीजर हम ले रहे हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है? तो सबसे पहले अगर हम रिलायबिलिटी की बात करें, तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी टूल को अगर हम आज अप्लाई कर रहे हैं और टूल अप्लाई करने में जो भी हमें मिल रहा है, अगर मान लीजिए वो 14 दिन के बाद वही चीज़ हमें उनके थ्रू मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, हमारा रिलायबल। तो रिलायबिलिटी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होगी उस असेसमेंट प्रोसीजर में या जिस भी टूल को हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ऑथेंटिक डेटा जो है या इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के बारे में हम ले नहीं आ सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए आज हम किसी एक यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और 1 दिन 2 दिन के बाद फिर 14 दिन के बाद हमने फिर उसी सेम पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया, लेकिन हमें और दिखाई दिया, हमें बिल्कुल ही चीज़ दिखाई दे गई, तो हम एक प्रॉपर उस पे हम जो है वो नहीं पहुँच पाएँगे। तो रिलायबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी असेसमेंट प्रोसीजर को यूज़ करने से पहले, कि हम पूरी तरीके से उसको चेक कर लें कि वो टूल जो है वो स्टैंडर्डाइज़्ड नहीं है। और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमें देखना क्या ज़रूरी है, उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि जिस टूल को आपने जिस चीज़ के लिए बनाया है, वो केवल उसी को ही मेज़र करे या किसी और चीज़ को ना मेज़र करे। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा टूल, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें कि हमने कोई मैथमेटिक्स का टेस्ट बनाया। अब हमें ये देखना है कि मैथमेटिक्स का टेस्ट हमारा वैलिड है या नहीं है। तो मैथमेटिक्स का टेस्ट ऐसा हो जो कि सिर्फ़ मैथमेटिक्स की ही इन्फॉर्मेशन दे। अगर उससे मान लीजिए कि बायोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री सबकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसका मतलब वो हमारा टेस्ट जो है वो मैथमेटिक्स के ऊपर वैलिड है ही नहीं, क्योंकि इससे हमें जो चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो तो मिल ही नहीं रही है, और तरह की भी इन्फॉर्मेशन हमें क्या हो रही है, मिलती चली जा रही है। तो वैलिडिटी का मतलब होता है कि जिस भी टूल को आपने जिस चीज़ को असेस करने के लिए बनाया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आपको उसी को असेस करके दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट क्या है, पूरी तरीके से वैलिड है। तो रिलायबिलिटी हो गई हमारी कि वो हमारा कंसिस्टेंसी है, कि कोई भी असेसमेंट प्रोसीजर हम यूज़ कर रहे हैं और अगर हमारा वो जो टेस्ट है पूरी तरीके से कंसिस्टेंट स्कोर दे रहा है, हमें बता रहा है कि ये आगे जा कर के 14 दिन के बाद भी, 6 महीने के बाद भी, 3 महीने के बाद भी हमें अप्रॉक्सिमेटली सेम रिजल्ट मिलेगा उस प्रोसीजर को यूज़ करने से, तो हम कह सकते हैं कि हमारा टेस्ट पूरी तरीके से रिलायबल है। और वैलिडिटी क्या हो गया कि जिस टेस्ट को आपने जिस चीज़ के लिए बनाया है, उस टेस्ट को उसी तरीके से हमें वही चीज़ हमें मेज़र करके दे, तो दैट इज़ वैलिडिटी। अब रिलायबिलिटी के कई प्रकार होते हैं, वैलिडिटी के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन दोनों का मतलब हमें समझना ज़रूरी है कि रिलायबिलिटी का क्या मतलब हुआ और वैलिडिटी का क्या मतलब हुआ। तो ये भी एक कह सकते हैं कि एक फैक्टर है जो कि असेसमेंट प्रोसीजर को इफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर तो हो गया कि जो क्लिनिशियन का प्रोफेशनल ओरिएंटेशन है, जो क्लिनिशियन है हमारा, उसका जो भी प्रोफेशनल ओरिएंटेशन कि वो किस तरीके से डायग्नोसिस करेगा, किस तरीके से वो ट्रीटमेंट प्लान करेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकियाट्रिस्ट ने बताया कि वो ज़्यादातर बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर ही फोकस करता है और बायोलॉजिकल असेसमेंट मेथड्स को ही देखता है। लेकिन बायोलॉजिकल के अलावा कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी भी पेशेंट को हुआ है, तो और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी इसको ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, वो उसका ओरिएंटेशन चारों तरफ होना चाहिए। देखिए कि हम यहाँ पर एक किसी डिसऑर्डर के बारे में बात करें, एक बिहेवियर के बारे में बात करें जो कि एबनॉर्मल है,
दूसरा, अगर क्लिनिशियन और क्लाइंट के बीच में प्रॉपर तरीके का ट्रस्ट नहीं है, क्लाइंट जो है वो क्लिनिशियन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, उसके अच्छी तरीके से उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, तो वो भी क्या हो सकता है कि इफ़ेक्ट कर सकता है असेसमेंट प्रोसीजर को। और थर्ड, द वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो असेसमेंट हमने लिया है, जो भी हम टूल हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो स्टैंडर्डाइज्ड है या नहीं है, क्या वो सारे मानकों को जो है वो पूरा करता है कि नहीं करता है, जो कि एक टेस्ट को के लिए होना चाहिए। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मानक है हमारे, वो है हमारा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, यानी असेसमेंट उसका रिलायबल होना और उसका वैलिड होना। तो ये था हमारा असेसमेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो कि हमने देखा। तो अगर हम इसको देखें तो असेसमेंट साइकोलॉजिकल प्रोसीजर में सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को हमने डिफाइन किया कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट का क्या मतलब होता है। कि तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट जहाँ पर कोई भी जो क्लिनिशियन है वो डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट को, ऑब्जर्वेशन यूज़ को, इंटरव्यूज़ मेथड को यूज़ करके और उसकी एक समरी बना करके क्लाइंट के सिम्टम्स और प्रॉब्लम को यूज़ करता है। फिर यहाँ पर एक क्लिनिकल डायग्नोसिस की बात हुई कि डायग्नोसिस एक पहला स्टेप है जहाँ पर हम एक जनरल समरी जो है वो क्लाइंट के बारे में बना लेते हैं, और जो कि अकॉर्डिंग होता है DSM-5 और ICD-10 के अकॉर्डिंग, कि जो भी सिम्टम हमने आइडेंटिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्नोसिस, वो DSM-5 और ICD-10 के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और आपको पता है कि DSM जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने डेवलप किया है, एंड ICD हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO उसको देते हुए आया है। उसके बाद क्लिनिकल असेसमेंट भी हम यहाँ पे करते हैं, जहाँ पर हम पर्सन की सिचुएशन जो भी है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद उसको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि हम उसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करें, यानी क्या निकल करके आया है, जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद जो बेसिक एलिमेंट्स हैं असेसमेंट प्रोसीजर में वो ऐसे हैं। पहला है आपका डायग्नोसिस, कि आपने प्रेजेंट प्रॉब्लम को एडिक्वेटली क्लासिफाइड किया सेवरल रीजंस के थ्रू, कि क्या वो रीज़न मेडिको लीगल केस था, क्या उससे हमें प्लानिंग और मैनेजमेंट का, ट्रीटमेंट को हम कैसे प्लान करेंगे, मैनेज करेंगे, वो पता चल पा रहा है। क्या जो है यहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो डायग्नोसिस हमने किया है, क्या ये हेल्प करेगा, कि क्या फैसिलिटीज़ ज़रूरत है हमें एडमिनिस्ट्रेशन से हमें लेनी है। क्या हमें इससे ये पता चलेगा कि जो क्लाइंट है उसकी सोशल हिस्ट्री क्या है, यानी उसकी इंडिविजुअल हिस्ट्री, उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ये सब क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पता चलेगा, इन्वायरमेंटल प्रेशर्स उसके ऊपर क्या क्या आ रहा है, रिसोर्सेज के बारे में। और इस तरीके से ये हेल्प करेगा कि उस पर्सन को क्लिनिक में हमें लेके जाना है या नहीं जाना है। तो डायग्नोसिस के थ्रू में ये पता चल जाता है। साथ ही साथ पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक कह सकते हैं कि एक बेसिक एलिमेंट है, जहाँ पर पर्सन की पूरी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक, कि उसका लॉन्ग टर्म क्या पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक रहा है, क्या वो बहुत एग्रेसिव रहा है, क्या बहुत ही फ्रेंडली रहा है, जो भी निकल करके आता है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है या एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। उसके बाद सोशल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंटल डिमांड्स अगर नहीं पता चल पाएंगी कि वो उसको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही है, या इन्वायरमेंटल सिचुएशन उसकी कैसी रही है, सोशल स्ट्रेसेस क्या रहे हैं उसकी पर्सन की लाइफ में, तो हम उसके बारे में बहुत हद तक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। तो ये भी एक बेसिक एलिमेंट है। उसके बाद उन्होंने बताया, कार्सन ने, कि किस तरीके से जो है वो असेसमेंट प्रोसीजर हमारा इन्फ्लुएंस हो जाता है, कि अगर क्लिनिशियन का प्रोफेशनल ओरिएंटेशन कैसा है, ट्रस्ट एंड रैपो जो है वो स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है क्लाइंट और क्लिनिशियन के बीच में, और जो भी असेसमेंट हम यूज़ करें उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से पता चला है या नहीं है। तो ये था हमारा कि असेसमेंट जो है वो किस तरीके से हम करते हैं। अब हम जो दूसरे उस थर्ड उस स्टेज पर आए हैं कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट जो है वो उसके कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा बायोलॉजिकल असेसमेंट, दूसरा है हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट, उसके बाद है इंटरव्यू, क्लिनिकल इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑब्जर्विंग बिहेवियर, और द बिहेवियरल एंड द कॉग्निटिव असेसमेंट। ये सारे असेसमेंट प्रोसीजर के टाइप्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बायोलॉजिकल असेसमेंट के ऊपर। तो बायोलॉजिकल असेसमेंट जो है उसमें इंक्लूड होता है हमारा ब्रेन इमेजरी, और ब्रेन इमेजरी में हमारा जो है कंप्यूटराइज एक्सेल टोमोग्राफी स्कैन यानी CT स्कैन, जो जैसा कि आपने सुन रखा है। CT स्कैन के अलावा जो है हम यहाँ पर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI जो हम करते हैं, उसके बाद FMRI दैट इज़ फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये हम फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बायोलॉजिकल असेसमेंट में हमें देखने को मिलती है। अब ब्रेन इमेजरी में हम करते क्या है कि यहाँ पर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को जो है वो, जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर से रिलेटेड है, उनको देखने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो पहला जो टेक्निक यूज़ किया जाता है ब्रेन इमेजिंग में दैट इज CT स्कैन है।
दैट इज सीटी और कैट स्कैन आप कह सकते हैं। ये जो हेल्प करता है कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल यानी उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या एबनॉर्मेलिटी आ गई है उसको असेस करने की कोशिश करता है। यानी ब्रेन जो हमारा बना हुआ है उस जिस भी स्ट्रक्चर जो भी स्ट्रक्चर है उसका उसके एबनॉर्मेलिटी को असेस करने में हमारा सीटी स्कैन जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद है हमारा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जहाँ पर पर्सन को एक लार्ज सर्कुलर मैग्नेट के अंदर जो है वो प्लेस किया जाता है, जिसमें कि हाइड्रोजन एटम्स जो है उसकी बॉडी में जो है वो मूव कराए जाते हैं। और इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इसको फिर बाद में टर्न ऑफ किया जाता है और एटम्स के थ्रू हमें ये पता चल पाता है कि कहाँ पर किस ओरिजिनल पोजीशन में जो है हमें एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है। तो दैट इज़ अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसके बाद एक मैग्नेट कह सकते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट की जाती है, उसी के अंदर जो है वो पर्सन को रखा जाता है और उसके ब्रेन के कह सकते हैं कि उसका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है या उसके बारे में हमें पता चलता है। इसी तरीके से फंक्शनल एमआरआई है। फंक्शनल का मतलब ये हो गया कि हमारा जो ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है उसके पिक्चर्स को लेना, कि वर्क करते समय कोई एबनॉर्मेलिटी अगर हो रही है तो उसको ट्रीट करना, वो हमारा हो गया एफएमआरआई। उसके बाद एक और है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, जैसे कि हम पेट स्कैन बोलते हैं। ये बहुत ही एक्सपेंसिव और इन्वेजिव प्रोसीजर है जो कि ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को ही इन्वॉल्व करता है। अभी हमने देखा कि कुछ जो है केवल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे या फंक्शन को, लेकिन ये एक ऐसा है पीटी जैसे पेट स्कैन बोलते हैं, दैट इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। तो यहाँ पर जो है वो ये दोनों ही बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है और थोड़ा सा इन्वेजिव मेथड भी है, जहाँ पर हम ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बारे में ही फाइंड आउट कर पाते हैं कि एबनॉर्मेलिटी कहाँ पर है, स्ट्रक्चर पे आ रही है कि फंक्शन पर आ रही है। उसके बाद है न्यूरोकेमिकल असेसमेंट्स। तो यहाँ पर जैसे कि नाम से ही लग रहा है, न्यूरोकेमिकल का मतलब है कि आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स इंसर्ट किए जाते हैं और उसके बेसिस पर जो है हमें असेसमेंट हम उसका करते हैं, दैट इज़ अ न्यूरोकेमिकल असेसमेंट। और उसके बाद है हमारा न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स। तो ये जो टेस्ट हैं बेसिकली न्यूरो साइकोलॉजिकल, ये बिहेवियरल ब्रेन के डिसफंक्शन की वजह से क्या बिहेवियरल प्रॉब्लम आ रही है उसको चेक करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ द न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स। तो ये असेसमेंट भी जो है बहुत ही फेमस है एक ब्रेन के पूरे स्ट्रक्चर और फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, कि हमारे बेसिकली जो हमारा ब्रेन का डिसफंक्शन है वो कहाँ से आ रहा है और उसकी वजह से क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। वो है हमारा ब्रेन का आपका डिसफंक्शन। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बायोलॉजिकल जो होते हैं उस पर हमने देखा कि ब्रेन इमेजरी में सिटी स्कैन, एफएमआरआई, एमआरआई और पेट स्कैन ये देखते हैं। उसके बाद न्यूरोकेमिकल असेसमेंट है, हम बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर जिनको कि हम केमिकल्स बोलते हैं उनको असेसमेंट प्रोसीजर में जो है वो यूज़ किया जाता है, ब्रेन के एरियाज में उसको प्लेस करके डायरेक्टली जो है हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि डोपामाइन है, ये सब है हमारे, ये चीज़ों को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, ये टेस्ट हमारे ब्रेन के डिसफंक्शन को यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारा साइको फिजियोलॉजिकल असेसमेंट। तो साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो बेसिकली जो बॉडली चेंजेस होते हैं हमारे किसी भी साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक की वजह से, उसको असेस करने का काम करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हार्ट रेट बढ़ जाना, किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जा रही है, मसल में टेंशन्स हो जा रहे हैं, या ब्लड फ्लो जो है वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स में नहीं पहुंच पा रहा है, या ब्रेन वेव्स जो है वो नहीं प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, तो ये सब हमारा हो गया दैट इज़ अ साइको फिजियोलॉजिकल असेसमेंट। जैसे नाम से ही लग रहा है, साइको का मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम ब्रेन से रिलेटेड अगर आपके फिजियोलॉजिकल यानी आपके फिजिक पर दिखाई दे रही है तो दैट इज़ अ साइको फिजियोलॉजिकल सिस्टम, कि हार्ट रेट बढ़ जाना, बॉडी चेंजेस होना, मसल्स टेंशन होना, रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना, ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं होना, या ब्रेन वेव्स में बहुत उछाल आना, ये सब चीज़ें हमारे साइको फिजियोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट असेसमेंट्स ये भी है, जिसमें पहला होता है कि हम इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का पर्पस जो है वो डिफाइन करना है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन करके कि क्लाइंट को जो है वो क्या प्रॉब्लम हो रही है। और जो मेन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू इसमें असेसमेंट प्रोसीजर में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के असेसमेंट में जो फॉलो किए जाते हैं, उसमें पहला है हमारा इनिशियल और इनटेक और एडमिशन इंटरव्यू। तो इसका जो बेसिक पर्पस होता है इस इंटरव्यू का, कि जो पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं
उनको प्रॉपर तरीके से पहले फाइंड आउट करना और एक मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन प्लान करना उसके लिए, क्योंकि ये जो इनिशियल इंटरव्यू है ये इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें जो भी पेशेंट है या जो भी क्लाइंट है उसके सिम्टम्स को समझने में ये इंटरव्यू बहुत हेल्प करता है। और इस जब हमने सिम्टम्स किसी भी पेशेंट का प्रॉपर तरीके से समझ लिया है कि उसको ये डिसऑर्डर हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम, तो ही हम उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, या कोई भी इंटरवेंशन है या कोई भी साइकोथेरेपी है हम उसके ऊपर प्लान कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम किसी भी क्लाइंट का जो है वो एक इनिशियल इंटरव्यू जो है हम पहले एडमिशन इंटरव्यू ले लें, जिससे कि हमें एक पता चल जाए कि वो क्या प्रॉब्लम को जो है वो फेस कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, अब इंटरव्यू में हमें और भी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि हमारा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू सॉरी उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो देखते हैं वो है हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, कि जो भी पेशेंट आया है उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पूरा एक फॉर्मेट होता है एमएससी को करने के लिए, जहाँ पे उसके फिजिकल अपीयरेंस से लेकर के सब कुछ हम जो देखते हैं कि जैसे वो आया है, बैठा है, उठा है, क्या कपड़े पहन कर आया है, किस तरीके से बैठा है तो बिहेव कर रहा है, ये पूरा एक असेसमेंट प्रोसीजर उसका कर लिया जाता है, जिसको कि हम एमएससी बोलते हैं। पूरा एक इसका फॉर्मेट है, उसके बेसिस पर जो क्लिनिशियन है वो इसको चेक करते हैं। उसके बाद है हमारा क्राइसिस इंटरव्यू। तो ये जो इंटरव्यू है वो बेसिकली जो भी पेशेंट की लाइफ में ट्रॉमेटिक थ्रेटनिंग क्राइसिस हुए हैं उसको चेक करने के लिए किया जाता है। और इसमें अगर मान लीजिए उसकी वजह से, अगर मान लीजिए उसको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं तो उसके लिए सुसाइड हेल्पलाइन क्रिएट की जाती है, प्रोफेशनली उसको एंगेज किया जाता है। मेंटल हेल्थ क्लिनिक जो है वो उसके लिए क्राइसिस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो क्राइसिस इंटरव्यू बेसिकली इज कंडक्टेड इन द मिडल ऑफ अ सिग्निफिकेंट, और कोई भी अगर ट्रोमेटिक थ्रेटनिंग क्राइसिस हुआ है तो बीच में अगर हम उसको क्या करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जिससे कि उसको हम बचा सकें। उसके बाद है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। तो डायग्नोस्टिक इंटरव्यू का बेसिक है कि यहाँ पर एग्जामिन द सिम्टम्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट की जो भी है, और उसको हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द DSM-5 क्लासिफिकेशन, कि DSM ने जो भी बताया है उसके बेसिस पर भी हम उसके सिम्टम्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब इंटरव्यू में अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, जहाँ पे कोई प्री प्लानिंग नहीं होती है, जो भी क्लाइंट आता है उसी एट अ मोमेंट जो पूछना होता है उससे पूछा जाता है। स्ट्रक्चर्ड में हम एक तरीके से पूरा प्लानिंग करके चलते हैं कि हमें क्या सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो उस पेशेंट से पूछना होगा फॉर द पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए। तो इस तरीके से अनस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इंटरव्यू को भी प्लान अच्छी तरीके से किया जाता है। फिर क्लिनिकल इंटरव्यू है। तो क्लिनिकल इंटरव्यू जो है वो कन्वर्सेशन होता है बिटवीन द क्लिनिशियन एंड द क्लाइंट, की उसकी हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए, उसके प्रॉब्लम्स को का क्या कॉज है उसको फाइंड आउट करने के लिए, और साथ ही साथ उसके लिए क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम उसको दे सकते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम जो है वो यूज़ करते हैं इसको। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो है वो देखने को मिलता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है कि असेसमेंट ओरिएंटेड इंटरव्यू भी होते हैं। तो बेसिकली जो असेसमेंट ओरिएंटेड इंटरव्यू है वो ये बताते हैं, इसका मेन पर्पस ये होता है कि पेशेंट को हम किस तरीके का इंटरवेंशन दें या किस तरीके का असेसमेंट दें जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। तो इसके बारे में ये बताया जाता है असेसमेंट ओरिएंटेड इंटरव्यू में। उसके बाद है हमारा थेरेप्यूटिक इंटरव्यू। तो थेरेप्यूटिक इंटरव्यू जो है वो बेसिकली पेशेंट को अपने सेल्फ को समझने में ज़्यादा हेल्प करता है, और जो भी उसके फीलिंग्स और बिहेवियर में चेंजेस करने की ज़रूरी है जो कि अनडिज़ायरेबल है, उनको ट्रीट करने के लिए हम थेरेप्यूटिक इंटरव्यू जो है वो फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट में को जो है वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है, को यूज़ करके हम बिहेवियर के बारे में फाइंड आउट करते हैं किसी भी उसमें। और इसमें जो सबसे मेन जो 2 इम्पॉर्टेंट हम साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो टेस्ट अप्लाई करते हैं, एक है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में तो हम प्रोजेक्टिव टेस्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें हमने TAT और रोशाक के बारे में, दैट इज़ थमेटिक परसेप्शन टेस्ट, और द रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट जो स्याही के धब्बों का टेस्ट बना हुआ है उसको बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ही फेमस ये टेस्ट है।
और इंटेलिजेंस में हम बेस का इंटेलिजेंस टेस्ट ये लगा करके हम क्लाइंट के जो इंटेलिजेंस लेवल है उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में टीएटी प्रोजेक्टिव का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड सा स्टिमुलस होता है जहाँ उसके बेसिस पर रिस्पॉन्स करता है। उसका मेन एजम्पशन ये होता है कि वो इन चीज़ों के थ्रू अपने आप को ही प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जिसमें टीएटी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, जिसमें 31 कार्ड्स हैं और हर एक कार्ड पर पिक्चर बनी हुई है और एक कार्ड आपका ब्लैंक होता है और इन्हीं कार्ड्स को देख करके एक स्टोरी लिखना होता है पेशेंट को। और दूसरा है हमारा रोशाक का टेस्ट, जो कि इंक ब्लॉट यानी स्याही के धब्बों का टेस्ट है, जहाँ पर पेशेंट जो है वो इन स्याही के धब्बों में उसे क्या दिखाई दे रहा है ये देखने की कोशिश करता है। और उसके बाद है बिहेवियरल एंड द कॉग्निटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर हम कॉग्निटिव लेवल यानी उसका थिंकिंग, उसका मेमोरी, ये सब चेक करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी हम कई सारे टूल्स अप्लाई करते हैं फॉर द असेसमेंट प्रोसीजर्स के लिए। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट हैं जो कि बेसिकली हम पेशेंट के लिए हम यूज़ करें। तो यहाँ पे इसको हमने डिवाइड किया है बायोलॉजिकल असेसमेंट में, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में और साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू और द बिहेवियरल एंड द कॉग्निटिव असेसमेंट में। तो बायोलॉजिकल में तो हमने यूज़ किया ब्रेन इमेजरी टेक्निक्स, जहाँ पर पूरा ब्रेन को ही स्टडी किया जाता है उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को लेकर के, जहाँ पर हम कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी सिटी स्कैन यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा जो है वो एमआरआई, दैट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई हम यूज़ करते हैं। उसके जिसमें कि लार्ज हाइड्रोजन एटम्स को जो है वो बॉडी में प्लेस करके उसको मूव कराया जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पर्सन को रखा जाता है। उसके बाद है हमारा फंक्शनल एमआरआई और एफएमआरआई, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर ब्रेन किस तरीके से वर्क कर रहा है उसके पिक्चर्स को लिया जाता है। उसके बाद है हमारा पेट स्कैन, दैट इज़ पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। पेट स्कैन है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हमें ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के बारे में एक ही साथ पता चल जाता है। उसके बाद न्यूरोकेमिकल असेसमेंट है, जहाँ पर आप न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंसर्ट करके, न्यूरोट्रांसमीटर्स ज़्यादा केमिकल्स जिनको इंसर्ट करके हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन में क्या एबनॉर्मेलिटी आ रही है। उसके बाद है हमारा न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट। यहाँ पर भी ब्रेन के डिस्फंक्शन की वजह से क्या क्या बिहेवियरल में डिस्टर्बेंसेस आ रही है इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारा साइकोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट है कि ब्रेन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि हार्ट बीट्स में क्या चेंज आ रहा है, ब्लड प्रेशर कितना बढ़ रहा है और मसल्स में कितना टेंशन बना हुआ है। इस तरीके से ये चेक करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद हमारे साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल असेसमेंट के अलावा हमारे कुछ साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी है, जिसमें तो सबसे पहला बेस्ट मेथड है वो है हमारा इंटरव्यू। और इंटरव्यू में हमारा इनिशियल इंटरव्यू है, जहाँ पर हम ये चेक करने की इनिशियल इंटरव्यू में देखने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को क्या सिम्टम है उसका समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसको एक एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान प्रोवाइड करते हैं कि इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद एमएसई बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक कर लें पहले ही, जहाँ पे उसके फिजिकल अपीयरेंस से लेकर के उसके आने का तरीका, उसके बैठने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ चेक किया जाता है। दैट इज़ एमएसई है। क्राइसिस इंटरव्यू है। क्राइसिस इंटरव्यू जो है वो एक मिडल में किया जाता है, जहाँ पर अगर कोई भी थ्रेटनिंग इवेंट हुआ है, उसके साथ एक ट्रॉमेटिक कोई लाइफ एक्सपीरियंस निकल कर आ गया है, तो वहीं पर क्राइसिस एक इंटरव्यू किया जाता है उसको बचाने के लिए। इसमें जो है वो सुसाइड हेल्पलाइंस जो है वो भी इंगेज करते हैं प्रोफेशनल्स, और मेंटल हेल्थ क्लिनिक जो है वो बेसिकली इन क्राइसिस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू है। तो डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि डीएसएम 5 के अकॉर्डिंग जो भी सिम्टम है उसको हम डायग्नोज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं उसके बाद, और उसके बाद उसके लिए एक एप्रोप्रिएट प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम इसका डायग्नोस्टिक इंटरव्यू हमने प्रॉपर तरीके से नहीं किया है कि उसका सिम्टम्स एंड प्रॉब्लम्स क्या है और उसको डीएसएम के क्राइटेरिया पर नहीं रखा है क्लासिफिकेशन को, तो हम एक प्रॉपर जो है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कि जो आया है कोई भी पेशेंट, उसके डिसऑर्डर्स के बेसिस पर उसको उसी समय इंटरव्यू करना विदाउट एनी प्लानिंग। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है जहाँ पर कोई प्लान करके हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद कुछ और भी इंटरव्यूज़ बताए गए हैं, जैसे कि क्लिनिकल इंटरव्यू है, जो कि एक कन्वर्सेशन है बिटवीन द क्लाइंट एंड द पेशेंट, कि दोनों के बीच में कन्वर्सेशन कैसा चल रहा है। क्योंकि अगर कन्वर्सेशन अगर प्रॉपर तरीके से होगा तो एक तो रैपो स्टैब्लिश होता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है पेशेंट का क्लाइंट की क्लिनिशियन के ऊपर, और साथ ही साथ ये जो इंटरव्यू है ये हमें मदद करते हैं कि हम उसकी हिस्ट्री को जो है कि पेशेंट की क्या हिस्ट्री आ रही है उसको डिफाइन करने में बहुत हेल्प करता है।
उसके बाद उसके कॉजेज़ और प्रॉब्लम्स को जो है वो आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करता है कि उसका क्या है, और अगर ये आइडेंटिफ़ाई हो जाता है तो फिर बेस्ट पॉसिबल चीज़ उसको क्या दी जाए, ये देखने की कोशिश की जाती है। तो क्लिनिकल इंटरव्यूज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अब क्लिनिकल इंटरव्यूज़ के जो हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि सबसे पहले जो है वो अ, कि जो भी रिस्पोंडेंट है, यानी जो भी पेशेंट है, उसके रिस्पॉन्सेज़ को जो है वो हमें बहुत ध्यान से सुनना है, उसका तुरंत आंसर नहीं देना है। क्योंकि जितना हम लिसनिंग करेंगे उतना ही बेटर होगा उस पेशेंट के सिम्टम्स को फाइंड आउट करने के लिए। अब ये भी इस टाइप के इंटरव्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल के आ रही है, किस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन किया गया है और उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्लिनिकल इंटरव्यू का, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इसका क्लिनिकल इंटरव्यू में बेसिकली हम करते क्या है, क्लाइंट और पेशेंट के बीच में क्या है, एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है, सॉरी, एक क्लिनिशियन और पेशेंट के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। उससे होता क्या है कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक रैपो स्टैब्लिश हो जाता है, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है पेशेंट का क्लिनिशियन के ऊपर, और वो जो है वो फिर रिवील करता है अपनी इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे करके। क्योंकि जब तक वो अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं बताएगा तो एक क्लिनिशियन को भी नहीं पता चल पाएगा कि इसके लिए क्या नेक्स्ट प्लान जो है वो, ट्रीटमेंट प्लान जो है वो फॉलो किया जाए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि रैपो का इस्टेब्लिश होना, एक ट्रस्ट का डेवलप होना। क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो बिहेवियरल डिसऑर्डर यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें, जिसका ओरिजिन जो है वो हमारा ब्रेन के उससे आ रहा है या हम माइंड के उससे आ रहा है। तो किसी के बिहेवियर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम एक ट्रस्ट डेवलप करें, हम एक रैपो डेवलप करें उसके साथ, तभी हम उसकी प्रॉब्लम को जो है वो अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके बाद है कि यहाँ पर जो है वो क्लिनिशियन का जो है वो एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है इस इंटरव्यू में। एम्पैथी का क्या मतलब होता है कि जैसी, अगर हम, कोई भी पेशेंट आया है, जिस कंडीशन में अगर वो है, अगर हम अपने आप को उस कंडीशन में रख कर के देखें कि वो कैसा फ़ील कर रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं एम्पैथी। तो ऐसे इंटरव्यूज़ का ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर जो है वो क्लिनिशियन को, यानी जो भी ट्रीटमेंट कर रहा है, उसको एम्पैथाइज़ होना बहुत ज़रूरी है। तभी वो उसकी एंजाइटी को, पेशेंट की, या उसके स्ट्रेस लेवल को जो है वो प्रॉपर तरीके से बाहर निकाल पाएगा। दूसरा है कि एक सिंपल समरी स्टेटमेंट जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है जब हम उससे बात कर रहे होते हैं कि वो अपनी बहुत ही पेनफुल बातों को और अपने एम्बेरसिंग इवेंट्स को जो है वो हमारे साथ शेयर कर पाए। तो इस तरीके से एक समरी स्टेटमेंट की व्हाट द क्लाइंट हैज़ बीन सेइंग, यानी हम कह सकते हैं कि अगर उसने मान लिया कुछ कहा और हमने अगर उसको दोबारा से उसको कुछ बोला, तो उसको अगर ये लगा कि नहीं, ये मेरी बात को समझ गए, क्योंकि हमने उसको रिफ्रेश किया उसकी बात को, तो उसको अगर ये ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि हाँ, ये मेरी बात को समझ रहे हैं, तो वो जो है वो फिर अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी वरीज को, अपने पेनफुल एक्सपीरियंसेस को, अपने एम्बैरेसिंग इवेंट्स को क्या करता है, बताने की कोशिश करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी क्लिनिकल इंटरव्यू का। उसके बाद क्लाइंट हमारा जैसा भी आया है उसे हमें उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है। किसी भी तरीके, हमें कोई भी उसके अंदर इफ़ एंड बट नहीं लगाना है, हमें बहुत ही जजमेंटल नहीं होना है कि हम उसके ऊपर ये बता दें कि तुम ऐसे होगे तभी हम तुम्हें ट्रीट करेंगे, या अगर तुम इस तरीके का कपड़ा पहन कर आओगे तो ही हम उसे ट्रीट करेंगे। ये भी हमें नहीं करना है। तो कह सकते हैं कि हमें पूरा उसके, जो भी उसका एटीट्यूड है क्लाइंट का, उसका जो भी पर्सनल क्लोज़र है, हमें उसी तरीके से उसको एक्सेप्टेंस जो है वो देना है। उसके बाद जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं कि क्लिनिशियन जो है वो उसको देखना ज़रूरी है। केवल बायोलॉजिकल फैक्टर को ही देखेगा तो हमारा उस ट्रीटमेंट हम उसको नहीं दे पाएंगे। तो क्लिनिकल इंटरव्यूज़ जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनमें जो है वो जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला प्रॉपर अटेंशन देना है, हमें बीच बीच में नहीं बोलना है, तो भी क्लिनिशियन अगर है पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। दूसरा ये देखना है कि किस तरीके से इंटरव्यू को ऑपरेट करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन को लेनी है, किस तरीके से, ताकि क्लाइंट को कोई भी, एक कह सकते हैं कि उसे उसे हर्ट ना हो कि हम उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो इंटरव्यू लेने का तरीका, इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका, उसे ऑब्टेन करने का तरीका, उसे इंटरप्रेट करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक क्लिनिकल इंटरव्यू के अंदर। कि अगर इस तरीके का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं फॉलो किया जाएगा तो एक डेवलप नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है कि रैपो और ट्रस्ट का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है बिटवीन द क्लाइंट एंड द क्लिनिशियन के बीच में। नेक्स्ट, क्लिनिशियन जो है हमारा बहुत ही एम्पैथेटिक उसके अंदर फीलिंग होनी चाहिए कि जैसा अगर वो पेशेंट है, अगर हम उसी तरीके से अपने आप को उसके ऊपर रख कर देखें और अगर वो जो फील कर रहा है अगर हम भी वही फील कर ले जाएं, तो एक
एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाता है। उसके बाद एक सिंपल समरी स्टेटमेंट कि क्लाइंट ने क्या कहा है, जिससे पता चल जाए कि क्लाइंट जो कह रहा है क्लिनिशियन को वो बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके के छोटे-छोटे स्टेटमेंट्स जो हैं, समरी स्टेटमेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं अबाउट द पेनफुल इवेंट के बारे में बात करने के लिए क्लाइंट के, या उसका कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगी, क्लाइंट का जो ट्रस्ट लेवल है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। और दूसरा, हमें क्लाइंट को उसी तरीके से एक्सेप्टेंस देना है जिस तरीके से वो है। और सिचुएशनल फैक्टर्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्लिनिशियन के लिए। तो क्लिनिकल इंटरव्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद जो और इंटरव्यू है, दैट इज़ असेसमेंट ओरिएंटेड इंटरव्यू। तो ये बेसिकली जो असेसमेंट ओरिएंटेड इंटरव्यू है, ये टिपिकली डिफाइन किए जाते हैं पेशेंट का कि को कॉन्टैक्ट क्लाइंट विद द क्लिनिक, यानी क्लिनिक में जाकर के उसका मेजर पर्पस ये होता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम को समझा जाए और उसके बाद उसके लिए क्या इंटरवेंशन प्लान करना है, इसको देखा जाए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, दैट इज़ थेरेप्यूटिक इंटरव्यू। तो थेरेप्यूटिक इंटरव्यू जो है वो पेशेंट के को अपने आप को समझने और जो भी उसके अंदर डिज़ायरेबल चेंजेस आ रहे हैं फीलिंग्स और बिहेवियर में थेरेपी के बाद, उसको एक्सेप्ट करने पे बहुत ज़रूरी होता है। एंड इन असेसमेंट प्रोसीजर्स का एक फॉलो अप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो हम ये नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो भी हमने असेसमेंट प्लान उसको दिया है, क्या उसके लिए वो इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए हमने 2 महीने 3 महीने बाद हमने उसका फॉलो अप किया, हमने देखा कि हाँ, वो इस तरीके से उसको ट्रीटमेंट जो दिया गया था उसका इफेक्ट हुआ, उसको उसको बेनिफिट हुआ, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए फॉलो अप नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि उसको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आगे उसको फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़रूरी एक स्टेप है। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो बेसिकली ये और भी अप्लाई किया जाता है, जिसको डिफाइन किया गया कि एक तरीके से स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स हैं जहाँ पर हम बिहेवियर के सैंपल को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट यहाँ पर है वो है हमारे इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी का टेस्ट। तो इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी टेस्ट जो है जिसमें हम वेज को अप्लाई करते हैं, बैचलर्स का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हम कह सकते हैं कि पॉपुलर टेस्ट है जो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। और पर्सनालिटी टेस्ट में हम क्वेश्चनेयर्स का भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का भी यूज़ करते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में जो है हम बेसिकली टीएटी, दैट इज थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, और रोशाक के जो कार्ड्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट में, जहाँ पर हमें एक क्लियर कट पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट की अपनी ही एक कह सकते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इन टेस्ट को करने के लिए। उसके बाद है ऑब्जर्विंग बिहेवियर। बिहेवियर को भी लगातार ऑब्जर्व करके भी हम किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑब्जर्विंग बिहेवियर भी एक हमारा ये है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल एंड द कॉग्निटिव असेसमेंट। तो बिहेवियरल एंड द कॉग्निटिव असेसमेंट में है हम बेसिकली यहाँ पर जो है वो जो भी कॉग्निशन है, जो भी कॉग्निटिव ओरिएंटेड क्लिनिशियन है, यानी जो भी साइकोलॉजिस्ट जो कॉग्निटिव असेसमेंट को फॉलो कर रहा है, वो 4 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करता है, जिसको कि हम SORC मॉडल कहते हैं। एस का मतलब हो गया दैट इज स्टिमुलस, कि इन्वायरमेंटल में जो भी उद्दीपक है वो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये फाइंड आउट हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी क्लाइंट है उसकी लाइफ में जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं उसको फाइंड आउट करना, ठीक है, दैट इज स्टिमुलस, दैट इज उद्दीपक, वो हो गया। उसके बाद ओ, दैट इज ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी पर्सन है उसके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना, वो है हमारा ओ हो गया। और उसके बाद है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन जो है उसका सेल्फ बहुत ही खराब है, वो अपने बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोचता, कि जैसे कि मैं कभी भी कोई चीज़ सही नहीं करता हूँ, ऐसे अगर थॉट आ रहे हैं, या मेरे पास कुछ भी करने के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, व्हाट इज पॉइंट ट्राई, मैं क्या करूँ। तो इस तरीके की अगर उसको क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपने अपने सेल्फ के बारे में उसको कुछ डाउट है, तो ये चेक करना भी बहुत जरूरी है। यानी इंडिविजुअल जो है, जैसे ऑर्गेनिज्मिक हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वो कॉग्निशन मॉडल में हो गया। उसके बाद है आर। आर हो गया हमारा ओवर्ट रिस्पॉन्स, की जो भी
व्हाट बिहेवियर कि किन कौन सा बिहेवियर जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, इसको अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसके बेसिस पर हमने उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद हमने ये देखा कि कौन सा मेथड इसके ऊपर हम ऑन द बेसिस ऑफ द ओवर रिस्पॉन्स हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद है हमारा कॉन्सिक्वेंस वेरिएबल, जो कि हमारा बेसिकली रीइंफोर्सिंग और पनिशिंग बिहेवियर होता है कि अगर कोई मान लीजिए पर्सन कोई भी असर्टिवनेस दिखा रहा है या कुछ भी ऐसा दिखा रहा है, तो उसके लिए उसको हमें क्या कॉन्सिक्वेंस जो है वो वेरिएबल उसको हमें देना है। तो कोई भी जो क्लिनिशियन है, अगर वो कॉग्निटिव असेसमेंट मॉडल को फॉलो कर रहा है, एंड कॉग्निशन क्या है, हमारा थिंकिंग है, हमारा मेमोरी है, हमारा रीजनिंग है, तो वो SORC मॉडल को जो है वो फॉलो करता है, जहाँ पर S पहले सबसे पहला उसका काम है कि स्ट्रेसेस को वो फाइंड आउट कर ले कि उस पर्सन का क्या स्ट्रेसर है, कहाँ से उसको स्ट्रेस आ रहा है, कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है। सबसे पहले वो इसको आइडेंटिफाई कर ले। उसके बाद यानी ऑर्गेनिज्मिक जो है, जो भी पर्सन है, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो चीज़ है वो कैसा है, वो फैक्टर्स क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए पर क्लाइंट को कोई अगर सेल्फ उसका डिस्टर्ब है, यानी उसको सेल्फ को लेकर के अपनी नेगेटिव चीज़ है, तो उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद ओवर्ट रिस्पॉन्सेस को आइडेंटिफाई करना, दैट इज़ आर है वो। तो यहाँ पर ऐसे बिहेवियर जो कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, उनकी फ्रिक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी और उनके फॉर्म को जो है वो फाइंड आउट करना, जिससे कि जो क्लाइंट है कि वो बहुत ज़्यादा असर्टिव ना हो पाए। उसके बाद कॉन्सिक्वेंट वेरिएबल्स हैं, जो कि अगर मान लीजिए क्लाइंट बहुत असर्टिव हो रहा है, तो उसके लिए रीइंफोर्सिंग और पनिशिंग फैक्टर्स हम उसको क्या प्रोवाइड करें। तो दैट इज़ द बिहेवियर और द कॉग्निटिव मॉडल। उसके बाद है हमारा कि हम इन डेटा को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्लाइंट के बारे में आई उसका इंटीग्रेशन, क्योंकि डेटा जो भी आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है, कई जगह से आई है, उसके फैमिली से आई, उसके पीयर ग्रुप से आई, उसके स्कूल से आई या उसके कलीग से आई, कुछ भी आई, तो उसको हमें अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब तक हम उसको उसका समन्वय नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, तब तक हम उसका एक प्रॉपर बिहेवियर पर्सन का जो है वो फॉलो नहीं पता कर पाएंगे कि उस इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से उसको जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि आपने डेटा प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन को आपने क्या किया है, कंबाइन किया है, और जब आप इसको कंबाइन कर लेते हैं तभी एक अच्छा मॉडल हम बना पाते हैं उसके डायग्नोसिस के लिए, उसके प्रोग्नोसिस के लिए और उसके ट्रीटमेंट प्लान के लिए। अब कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं जो कि बहुत ही फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी पर्सन के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को जब हम ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें कुछ नैतिकता को रखना बहुत ज़रूरी है, एथिक्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोई भी टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसको उसका प्रॉपर तरीके से कंसेंट लें कि क्या हम आपके ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक कंसेंट फॉर्म होता है जो कि उससे भरवाया जाता है। अगर वो भरने की स्थिति में नहीं है, तो उसके जो भी नियर हैं या फैमिली के मेंबर्स हैं, उनसे वो कंसेंट लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम MRI कर रहे हैं या FMRI करने की कोशिश कर रहे हैं, हम CT स्कैन कर रहे हैं, PET स्कैन कर रहे हैं, या हम कोई भी केमिकल उसके अंदर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको ये नहीं बताएं कि आपके ये प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर से आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी बता करके हमने एक कंसेंट लेना, उससे बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, ट्रस्ट एंड रैपो एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, और जो भी आया है वो आप उसको उसके साथ शेयर करें। अगर वो नहीं है तो आप उसके फैमिली मेम्बर से, लेकिन किसी और से नहीं। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रखेंगे तो इसका मतलब हमने जो है वो प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को, एथिक्स को फॉलो नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पर बिहेवियर को ट्रीट करें, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करें। तो हर एक पर्सन की कॉन्फिडेंशियलिटी को उस पर्सन की मेंटेन करना ज़रूरी है। उसका नाम नहीं लिखा जाता है, उसको नाम लेकर के उसको बताना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर हम उस पर्सन की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करेंगे तो वो उसके लिए हानिकारक होगा, जिसको कि ये प्रॉब्लम हुई है। तो कुछ एथिक्स जो होते हैं उनको हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा था ब्लॉक 1 का एक यूनिट 1 की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या है, किस तरीके से उनको डिफ़ाइन किया गया है, किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया है, उनकी हिस्ट्री क्या थी, और
उनका जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहाँ पे हमने ICD-10 और DSM के बारे में देखा। उसके बाद इनके कॉजेज़ क्या हैं, जिसमें हमने नेसेसरी कॉज, सफिशिएंट कॉज और कंट्रीब्यूटरी कॉज हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या-क्या कॉज बनाए गए हैं, जहाँ पर हमने डिस्टल कॉज, प्रॉक्सिमल कॉजल फैक्टर्स इनके बारे में बात की, रीइंफोर्सिंग कॉज के बारे में बात की। फिर हमने ये भी देखा कि जो है एब्नॉर्मल बिहेवियर में जो कॉज होता है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, जो इफ़ेक्ट होता है वो कॉज हो सकता है। दोनों में एक सर्कुलेटरी हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है या फीडबैक प्रॉब्लम है। उसके बाद डायस्टेसिस स्ट्रेस मॉडल ने ये डिफाइन किया कि ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक और द एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, और जो हमारे लाइफ के स्ट्रेसेस हैं वो हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर को बनाने में काफ़ी योगदान करते हैं, इसलिए उनको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर असेसमेंट में हमने साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जहाँ पे इंटरव्यूज, समरीज, साइकोलॉजिकल टेस्ट और क्लिनिकल डायग्नोसिस, जहाँ पर एक जनरल समरी क्लाइंट के बारे में फाइंड आउट हो जाती है। फिर असेसमेंट में हमारा को क्लिनिकल असेसमेंट को डिफाइन किया गया कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे। और 3 बेसिक एलिमेंट जो क्लिनिकल असेसमेंट में है वो है हमारा डायग्नोसिस है, दूसरा है हमारा पर्सनैलिटी फैक्टर्स है, उसके बाद हमारे सोशल फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या-क्या चीज़ें हमारे क्लिनिकल असेसमेंट को इन्फ्लुएंस कर जाती हैं, तो पहला है प्रोफेशनल एटीट्यूड जो कि क्लिनिशियन का है, जो कि डिसऑर्डर को ट्रीट कर रहा है। ट्रस्ट और रैपो अगर डेवलप नहीं हुआ है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है। और जो भी असेसमेंट आप प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या है। रिलायबिलिटी का मतलब कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं है उस असेसमेंट में, कि अगर हम उसे 14 दिन के बाद फिर से अप्लाई करें तो क्या उसी सेम सैंपल पे वो हमें सेम चीज़ देगा या नहीं देगा, या अप्रॉक्सीमेटली सेम चीज़ देगा या नहीं देगा। और वैलिडिटी हो गया हमारा कि जिस टेस्ट को आपने जिस चीज़ के लिए बनाया है वो टेस्ट केवल उसी को ही यूज़ करता हो। फिर हमने टाइप्स ऑफ असेसमेंट देखा, बायोलॉजिकल असेसमेंट, हमने उसके बाद हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट, कॉग्निटिव असेसमेंट इनके बारे में। और लास्ट में हमने देखा कि क्लिनिकल इंटरव्यू किस तरीके से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एंड द एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी बिहेवियरल डिसऑर्डर को फॉलो करें। धन्यवाद।